नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल ए दश्त है कि जुनून, जिसकी राइटर हैं मैमूना खुर्शीद, उसकी ये 5वीं एपिसोड है। और आइए स्टार्ट करते इस 5वीं एपिसोड को। फंक्शन अच्छा खासा था। पहले तारुफ का मरहला तय हुआ, फिर प्रोफेशनल के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही, फिर निजी गुफ्तगू पे बात होने लगी। उसका वहाँ कोई जानने वाला नहीं था, वो बस हों हाँ से उनकी गुफ्तगू में साथ दे रही थी। और फिर उसकी निगाहें अपनी मतलूबा चीज़ पे ठहर गई। डाइनिंग हॉल से पहले छोटे से कॉरिडोर में फ़ोन सेट रखा था। सब लोग लाउंज में खुश कपियों में मसरूफ़ थे। वो चुपके से वहाँ से खिसकना ही चाहती थी। एक नुस्वानी आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। डॉक्टर तैमूर, इतनी घट उम्र कवार कित्थू उड़ाइए? कहीं कोई स्टूडेंट ते नहीं? मेरे आखन दा मतलब यही कोई राख आख मटका ते होया नहीं? डॉक्टर तैमूर, इतनी कम उम्र लड़की कहाँ से उड़ाई? कोई स्टूडेंट तो नहीं थी। मेरा मतलब है इश्को विश्क चला हो। डॉक्टर करमानी, आप हमेशा की तरह आज भी वैसे ही हैं, तैमूर ने हंसते हुए कहा। तो सच कदे कदे पई वही, तुम सच कह रहे हो? क्यों नहीं, ज़रा भी नहीं बदली हो। यू मीन मेरी स्मार्टनेस, मेरा हुस्न, मेरा फिगर? वो खिलखिलाई। बच्चे कहाँ हैं? तैमूर ने हंसते हुए पूछा। प्यो दे नाल। और बाप किधर कहाँ है? होगा अपने घर। क्या मतलब? मतलब ए पिया कई साल थे गए, हुण साढ़े अलहदगी थे। आई मीन डाइवोर्स। मतलब ये कि हमारे दरमियान कई बरस हुए, अलहदगी हो चुकी है। अच्छा, मगर क्यों? कदी फुरसत इच दसे सा तुसा ते कदी साकू गाह दी नहीं सिटिया। यू प्राउड ना था मैं आज एवें दरबदर नहीं थींदी। कभी फुर्सत में बताऊंगी, तुमने तो कभी घास ही नहीं डाली थी, वरना आज मैं यूं दरबदर ना होती। वो कहकर खुद ही हंस पड़ी। लाज ने घूम कर देखा। क़यामत खेज़ हुस्न और उस पर अदाओं की आफत फर बोलती सराइकी के साथ। इंग्लिश वो कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। सबसे मुनफरिद उसका लहजा और आवाज़ थी। आवाज़ कदरे भारी थी और सराइकी के साथ इंग्लिश बोलते हुए उसे यकसर मुनफरिद बना रही थी। आए, मैं आपको अपनी मिसेज से मिलवाता हूँ। लाज को अपनी तरफ मतवज्जे पाकर तैमूर ने कहा। हे ईशा करमानी, हमारी पुरानी साथी ए भला क्या तारुफ थिया? असा पढ़न लिखन दे दौड़ तू एक बैठे दिए संगी साथियाँ। ए की गल है कि एक गल आबरू दी है। भाई, हम ज़माना तालिब इल्मी से एक दूसरे के दोस्त हैं। ये और बात है कि ये बात आबरू की है। ये है मेरी मिसिज लाज तैमूर। लाज, हाउ स्वीट नेम। गुड़िया दी कार जुंदी नकड़ी चाहिए। गुड़िया की तरह खुद भी छोटी सी है। उसके कमेंट्स ने लाज का सारा ही एतमाद हवा कर दिया। वो तुम्हारा एक भाई हुआ करता था तैमूर, मोटा सा, अब वो खासा सुजीला बांग का जवान बन गया है। अच्छा, ईशा खिलखिलाई। यानी यक ना शुद्ध दो शुद्ध? वो मज़े लेकर बोली। तैमूर हंसते हुए आगे बढ़ गया। अरे 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 तैमूर सुनो। वो भी उसके पीछे लपके और उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ ले गई। लाज की आंखें फैल गई और पूरी तवज्जो उन दोनों पे मबजूल हो गई। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई कि उसे क्या करना था, वो किस मकसद के तहत घर से निकली थी। रात 12 बजे लोगों की वापसी हुई। वो बुरी तरह थक चुकी थी। 4-5 घंटे खामखा मार्च पास्ट करना उनके बस का रोग नहीं था। वो भी 4 इंच की हील पहनकर। उसकी टांगें बुरी तरह दर्द कर रही थी। गाड़ी में बैठते उसने सुकून का सांस लिया। इसके बावजूद उसके हवासों पे अब भी डॉक्टर ईशा करमानी छाई हुई थी। अजीब किरदार था। वो उसके बारे में तैमूर से बात करना चाहती थी, फिर अपने अंदर से ही जवाब आया, क्यों पूछूं? मुझे क्या हक पहुंचता है ये पूछने का? लेकिन दिल में कई खुदर बुदर हो रही थी। इतना मुअज़्ज़िज़ बनता और ऐसी ऐसी दोस्तियाँ पाल रखी हैं। उसने सर सीट की पुश से टिका लिया। किसी ने उसका गाल आहिस्ता से थपथपाया था। उसने चौंक कर आंखें खोली। मिसिस तैमूर, आपका घर आ गया है। उसका सर तैमूर के शाने पे ढलका हुआ था। वो जल्दी से संभली। आराम से, जल्दी भी क्या है? वो गमगीन लहजे में बोला। मैं कैसे गाफिल हो गई थी? वो बुड़बुड़ाई। उसे बेहद हैरत हो रही थी। खुदा की कसम, मैंने लोरियाँ नहीं दी। वो मुस्कुरा दिया। लाज ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कहाँ तो लोग नींद की 2-2 गोलियां लेते हैं तब जाकर नींद आती है, और कहाँ हमारी हमराही में महज 15 मिनट के सफ़र में ही महवे ख्वाब हो गए। लाज तेज़ी से बाहर निकली। तैमूर ने उसका हाथ पकड़कर लाज की पूरी जान कलाई में सिमट आई। हमारी संगत में आ जाइए मिसिस तैमूर, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं। उसका हंसता हुआ लहजा लाज का ताक़ुब कर रहा था। हाथ छुड़ाकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाती अंदर बढ़ती चली गई। उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ते से बजाया था। रात के इस पहर कौन हो सकता है? वो बिस्तर से उठी, दुपट्टा संभाला, लाइट्स ऑन की। दरवाज़ा फिर बजने लगा। उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही जुनैद खड़ा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मारूफ के चेहरे पर नागवारी फैल गई। मिस्टर, आपने गलत दरवाजे पे दस्तक दी है। वो लफ्ज़ चबा चबा कर बोली और दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन जुनैद ने तेज़ी से पाँव दरवाजे में फंसा दिया। आप मुझे गलत समझ रही हैं। उसके चेहरे पर संजीदगी नुमाया थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करना है। प्लीज़ आप मुझ पर एतमाद करें।
मारूफ ने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे के आगे से हट गई। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि मेरा तारुफ आपसे और आपका तारुफ मुझसे कुछ इस अंदाज में हुआ कि हम दोनों ही एक दूसरे पे एतमान न कर सके। आप जिस मकसद के तहत आए हैं बराह करम वो बात कीजिए। मुझे सख्त नींद आ रही है और सुबह मेरी फ़्लाइट भी है। मुझे मालूम है, इसी वजह से मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ा, वरना मैं आपसे कल ही मुलाकात करता। फिर उसने एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा ये पार्सल मेरे घर पहुंचा दीजिएगा, बस मैं यही कहने आया था। मारूफ ने पहले ज्वेलरी बॉक्स की तरफ देखा, फिर उसे, मैंने इसे अभी पैक नहीं किया, आप इसे देख लें, ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए। ना जाने मैं कोई गैर कानूनी चीज़ तो आपके हाथ में नहीं दे रहा। साथ ही उसने डब्बा खोल दिया। बहुत प्यारा जगमगा रहा था सेट। सच्चे मोती और वाइट गोल्ड का नेकलेस वाकई बहुत खूबसूरत था। मारूफ उसे देखकर चौंकी थी। बज़ाहिर तो वो सलाहुद्दीन का मुलाजिम था, लेकिन सेट की कीमत कुछ और कह रही थी। अव्वल तो मैं आपका एड्रेस नहीं जानती, दूसरा ये कि आपने मुझ पे कैसे एतमाद कर लिया कि मैं ये आपका घर पहुंचा सकती हूँ। अगर मैं इसे ले उड़ूँ तो आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे? मेरे बारे में तो आप कुछ भी नहीं जानते। उसने तीखी नज़रों से उसे देखा। आपका ताल्लुक़ किसी बहुत अच्छे घराने से है। हाँ, अलबत्ता ये समझ नहीं सका कि आप इस फील्ड में किसी मजबूरी या फिर शौक़ में आई हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि मेरा ताल्लुक़ अच्छे घराने से है? आपने बेगम सलाहुद्दीन के मुंह पे तमांचा मारकर इस चीज़ का सबूत दिया है। मारूफ को झटका लगा। आयशा मामूली औरत नहीं है। मामूली? मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा घटिया कोई औरत नहीं हो सकती। बेशक, लेकिन अक्सर घटिया चीज़ें ही जानलेवा साबित होती हैं। वो जिस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगवा रही थी, अगर ऐसा हो जाता तो आप डॉलरों में खेल रही होती। माइंड इट मिस्टर जुनैद, मैंने आपका नहीं अपना दफ़ा किया था। मुझे आपके दफ़ा का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। व्हाट? हाँ, काश मैं भी अपना दफ़ा उसी तरह कर सकता। जुनैद के चेहरे पे थकन और आंखों में बेपनाह मायूसी सिमट आई थी। दौलत की हवस इंसान को बहुत हकीर कर देती है, मारूफ ने तल्खी से कहा। आप ऐसा कह सकती हैं, लेकिन आप नहीं जानती, बसा औकात हम इन रिश्तों के सामने मजबूर होते हैं जिनके बंधन में कुदरत हमें बांध देती है, और फिर हमें वो कुछ करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते, और फिर ना चाहते हुए भी हम हवस की दलदल में फंसते चले जाते हैं। मारूफ ने चौंक कर जुनैद की तरफ देखा। वो कैसी बातें कर रहा था, ऐसी बातें जिनसे वो आशना थी। यहाँ नौकरी की तलाश में आए थे? ज़रा तवक्कुफ से मारूफ ने पूछा। इस बात को छोड़िए, लंबी कहानी है, बस इतना जान लीजिए मैं यहाँ। जुनैद खामोश हो गया। मारूफ मुंतज़िर नज़रों से उसे देखने लगी। मैं यहाँ से पता नहीं कभी अपने वतन जा भी सकूँगा या नहीं। मेरा अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं है। मैं जिस वक्त यहाँ आया था, घर के हालात, टेलीफोन की सहूलत तो क्या, दरवाजे पे घंटी भी अफोर्ड नहीं करते थे। सिर्फ रकम यहाँ से भेजी जाती है, वो भी मैं नहीं, मेरा सेठ भेजता है मेरे बताए हुए एड्रेस पे। मैंने कभी ख़त भी नहीं लिखा। दरहकीकत मैं जिन हालात में घर से निकला था, मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि घर वालों से राब्ता करूँ। अलबत्ता जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे भेजा था वो मैं भेजता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। मैं ये पार्सल किसी और तरह से भी भेज सकता था, लेकिन ये सिर्फ बहाना है। आप उसे मेरे घर ले जाएंगी और घर के हालात से मुझे भी आगाह करेंगी। मैं अपने घर से डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रब्ता रखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अब तक मेरी भेजी की दौलत से मेरे घर के हालात किस हद तक बदलें। मेरी 2 बहनें माजूर हैं और एक शादी के काबिल। क्या उनकी शादी का कोई सबब बना? ये सेट भी मैं उसी के लिए भेज रहा हूँ। सबसे बड़ी बहन की 3 बेटियाँ, वो भी हमारे घर में ही रहती हैं। वो किसी माजूर औरत की गवर्नेंस की नौकरी कर रही थी। क्या उन्होंने अब वो नौकरी छोड़ दी? उनकी बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, और सबसे बढ़कर मेरा बाप, अब तो वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो गया होगा। और माँ? मारूफ ने बेसाख्ता पूछा। माँ तो तब भी मजबूर थी और अब भी मजबूर ही है। पता नहीं वो बेटे को याद भी करती होगी या ज़िंदगी के अशरतों में मगन हो गई होगी। वो खामोश हो गया। मारूफ भी चुप रही। आप मेरा ये काम कर देंगी, आपका भला होगा। ये मेरा सेल नंबर है, इस पे आप सिर्फ मुझे बेल देंगी, मैं रब्ता खुद करूँगा। इसके लिए सिर्फ आपको मुझे अपना नंबर देना होगा। मारूफ ने चुपचाप उसे नंबर दे दिया। जुनैद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। आपका शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद किया। उसके साथ ही जुनैद ने अपने घर का एड्रेस, अपने फ़ोन का नंबर और वो ज्वेलरी बॉक्स उसे थमा दिया। चलता हूँ। फिर वो जाते जाते अचानक पलटा। एक बात कहना थी आपसे, आप वाकई अच्छी लड़की हैं, इस बुरी फील्ड से निकल जाइए। हर बार कुदरत आपकी हुर्मत बचाने के लिए लाखों लोगों को तबाह नहीं करेगी। वो चला गया था, लेकिन वो सोच में गुम हो गई थी। वो इस फील्ड में क्यों आई थी? सिर्फ इत्तफाकिया तौर पर एयर होस्ट की जॉब को वो खैर बात कहना चाहती थी, इसलिए नए काम की तलाश में इधर भटक गई। और बस ये शख्स जो भी यहाँ से गया था, कितना अपना अपना सा लगा था, हालात का शिकार उसी की तरह रिश्तों से बदसन, पीछे पलट कर नहीं देखना चाहता और खुद से खाइफ। वो लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
रात भर उसे नींद नहीं आई थी। सारी रात अजीब तरह की परेशानी में गुजरी। नमाज फजर के वक्त पर आखिर उसने बिस्तर छोड़ दिया और बड़े खुशू खुजू से नमाज अदा की। आज न जाने उसने कितने अरसे बाद नमाज अदा की थी, और खसूसन नमाज फजर। नमाज अदा करने के बाद उसे एक गोना सुकून का एहसास हुआ। जब उसने रब जलील की बारगाह में दस्ते सवाल बुलंद किया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि इन आंसुओं की वजह क्या है, बस वो रोती चली जा रही थी। उसके पास मांगने के लिए कुछ नहीं था। वो अपने रब से सिर्फ सुकून मांग रही थी, दायमी सुकून जो उसे आज तक मुयस्सर नहीं हुआ था। तादेर वो जानिमाज़ पर बैठी रही और अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाती रही। फिर उसने नाश्ता मंगवाया। नाश्ते के बाद उसने वक्त देखा और अपना सामान समेटा। फ्लाइट में अभी वक्त था। वो जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहती थी। एक एक लम्हा उसे सदियों पर मोहित लग रहा था। उसने रिसेप्शन पे तमाम वाजबात अदा किए, जहाँ से उसे सलाहुद्दीन की कंपनी की तरफ से ख़त भी मौसूल हुआ कि इन मेहमानों को दोबारा बुलाया जाएगा। सलाहुद्दीन की तरफ से तमाम मेहमानों से माजरत थी। यकीनन ये ख़त सब मेहमानों को दिया गया होगा। उसने खामोशी से अपने बैग में रख लिया। आइंदा के लिए अंबर वाले उस कंपनी को जवाब देते, वो नहीं। उससे तो अंबर वालों से जवाब लेना था। सोचते हुए वो होटल से बाहर निकल गई। तभी एक गाड़ी उसके सामने रुकी। आइए मैडम, हम आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए आए हैं, जिस तरह हमने बाकी लोगों को पहुंचाया है। वो गाड़ी में बैठ गई। शायद सलाहुद्दीन की तरफ से ये भी सहूलत हो। कुछ भी है असूल पसंद आदमी, उसने सोचा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी शहर से बाहर की तरफ गामजन थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जिन रास्तों से आई थी वो रास्ते मुख्तलिफ थे। खामोशी से बैठी रहिए, आपको पुरसुकून मकाम पे ही पहुँचाया जा रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अलर्ट हो गई। मैं कहती हूँ गाड़ी रोको। तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? गाड़ी बतदरीज महवे सफ़र थी। तुम हो कौन? मैं कहती हूँ गाड़ी रोको, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो घर आया और पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया। मारूफ चिड़िया की तरह सहम गई। चुपचाप बैठी रहो, ये दुबई है, तुम्हारा लाहौर नहीं जो 1 मिनट में लोग तुम्हारी मदद को पहुंच जाएंगे। यहाँ तो कोई एक्सीडेंट से मर भी जाए तो कोई उसके पास नहीं रुकता कि कहीं वो मुजरिम न ठहरा जाए। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। मारूफ खौफ से लर्जने लगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम हो किसके आलाकार और किसके लिए सब कुछ कर रहे हो। वो शख्स खामोश रहा। प्लीज़ मेरे पास जो कुछ है वो ले लो, जो चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तैयार हो जाओ अपने हुस्न को कुर्बान करने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हें मैडम आयशा खुद बताएंगी। व्हाट? मारू के सर पर धमाका हुआ और उसने फैसले में एक पल नहीं लगाया। गाड़ी अभी आबादियों में ही थी। उसने दरवाज़ा खोला और छलांग लगा दी। गाड़ी चलाने वाले को अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसा भी कर गुजरेगी। तभी उसने बहुत दूर जाकर गाड़ी को ब्रेक लगाया था। इतने में वो संभल चुकी थी क्योंकि उसे बहुत खराशी आई थी, और इस कदर तेज़ गाड़ी में से छलांग लगाकर संभलना मामूली बात नहीं थी। लेकिन इस कारनामे में उसके हौसले के साथ उसके हुलिये का भी बड़ा हाथ था। जोगर जीन्स, ढीली ढाली शर्ट पे स्याह रंग की लेदर जैकेट और कंधे पे पड़ा छोटा सा बैग। उसने संभल कर फ़ौरन दौड़ना शुरू कर दिया। वो उस अनजान देश के रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ़ थी, लेकिन इस वक्त उसकी जान पे बनी थी। वो अनजान रास्तों पर दौड़ती जा रही थी। उसने अपना बैग नहीं छोड़ा था क्योंकि उसमें उसका वीज़ा और पासपोर्ट था, और उसके गुम हो जाने का मतलब गोया उसका गुम हो जाना था। थोड़ी ही देर में वो लोगों के हजूम में मदगम हो गई। ढूंढने वाले ने उसका बहुत देर ताक़ुब किया, लेकिन वो इंसानों और ट्रैफिक के हजूम में गायब हो चुकी थी। वो झुंझला कर एक तरफ हो गया और आयशा को सेल फोन पर मतला करने लगा। उधर मारूफ एक बहुत बड़ी इमारत के सामने खड़ी थी। उसके सामने कीमती गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी थी और लोग बेफिक्री से अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो एक तरफ कदरे महफूज सी जगह पर आ गई। फिर होती सांसों को काबू करते हुए अपनी जैकेट में से सेल फोन निकाला। यहाँ तो वो किसी को भी नहीं जानती थी किससे मदद मांगी। उसने दाएं बाएं देखा और फिर उसकी उंगलियां नंबर दबाती चली गई। दूसरी तरफ जुनेद था। मैं मारूफ बोल रही हूँ, वो जल्दी से बोली। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। कोई शख्स मेरे पीछे लगा हुआ है। वो यकीनन आयशा का भेजा हुआ बंदा है और न जाने मुझे कहाँ ले जाना चाहता है। मारूफ की आवाज़ बुरी तरह कँपकँपा रही थी। मुझे नहीं पता ये कौन सी इमारत है। यहाँ आमने सामने 2 बड़ी बड़ी इमारतें, एक का पिछला हिस्सा है और एक का सामने वाला। हाँ, मैं नाम देखने की कोशिश करती हूँ। उसने अपने बेख्तियार बहते हुए आंसू को हथेली से रगड़ा और ज़रा आगे बढ़ी। सामने से ही वही शख्स चला रहा था। वो उल्टे पाँव इमारत के अंदर दौड़ती चली गई। एक्सक्यूज़ मी, ये कौन सी जगह है? उसने खातून को मुखातिब करते हुए अंग्रेज़ी में पूछा। खातून ने हैरत से उसकी तरफ देखा। पुलिस स्टेशन, एक दूसरे शख्स ने जवाब दिया। तो उसकी जान में जान है। और फिर फौरी तौर पर वो ऑफिसर से मुखातिब हुई। एक शख्स मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। वो तेज़ी से अंग्रेज़ी में ही बोली। वो कहाँ है? वो ऑफिसर को उस शख्स का हुलिया बताने लगी और उसके साथ साथ बाहर आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ऑफिसर ने उसे तसल्ली दी कि वो यहाँ आराम से बैठ जाए, और फिर वो उससे दूसरे सवालात करने लगा। ऑफिसर को जवाबात देकर उसने जुनेद को फिर कॉल की और उसे बताया कि वो कहाँ है। जुनेद जब वहाँ पहुँचा तो 2-3 ऑफिसर उसके पास खड़े थे। वो तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह कर चुकी थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं इन्हें लेने आया था। ये मेरा दोस्त है। मारूफ ने ऑफिसर्स की सवालिया निगाहें पढ़ते हुए जल्दी से जवाब दिया। इसे मैंने ही मदद के लिए बुलाया था, लेकिन मैं इत्तेफाक से यहाँ पहुँच गई।
इनके कहने के मुताबिक इनकी जान को खतरा है, फिर आप इन्हें कैसे ले जा सकते हैं? ऑफिसर बोला, हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, आप इन्हें अपनी हिफाजत में एयरपोर्ट पहुंचा दें, 15 मिनट में इनकी फ़्लाइट तैयार है। ऑफिसर ने फिर कोई सवाल किया, तभी मारूफ ने अपना सारा बैग खोल कर दिखा दिया। पमा अपने कागजात के दूसरे पल ऑफिसर ने किसी दूसरी ऑफिसर को हुक्म दिया और वो पुलिस की गाड़ी में एयरपोर्ट तक पहुंची। जुनैद ने उसे पुलिस स्टेशन में ही खुदाफिज कहा था। आप ज़हीनी नहीं, बहादुर भी हैं। आपने अपनी मदद खुद की। अगर मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता तब भी आप महफूज थी, यकीनन, लेकिन मुझे आपके आने से ढार ज़रूर मिली है। सजनबी जगह मुझे आपके सिवा कोई अपना नहीं लगा। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। जुनैद के चेहरे पे एक आसूदा सी मुस्कुराहट आ गई। दोस्त बनाने का बेहद शुक्रिया, वो सादगी से बोला। मारूफ ने उसकी तरफ देखा और खामोश हो गई। सफ़र में अपना ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात मुख्तसर सही, लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगी। जुनैद के अंदाज में वैसा ही खुलूस था जैसे किसी दोस्त को अलविदा करते हुए होता है। आप कैसे कह सकते हैं हमारी मुलाकात मुख्तसर है? आपने खुद ही तो मुझे फ़ोन नंबर दिया है, फिर मुलाकात मुख्तसर कैसे हो सकती है? वो हल्के फुल्के से अंदाज में बोली तो जुनैद बज़ाहिर सादगी से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिलो दिमाग पे आयशा के रद्द-ए-अमल का बोझ सवार था। कराची एयरपोर्ट पे पहुंच के उसने सुकून का सांस लिया। आप वाकई अच्छी लड़की हैं, इस बुरी फील्ड से निकल जाइए। हर बार कुदरत आपकी हुर्मत बचाने के लिए लाखों जानें तल्फ नहीं करेगी। जुनैद की आवाज़ उसकी समातों में गूंज रही थी। उसने सबसे पहले अंबर के ऑफिस जाने का इरादा किया, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी मशहूर ज़माना अखबार की मदद ले। इस मुल्क में प्रेस ही तो वाहिद ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़ों को सीधा कर देती है। 3-4 रोज़ की मुसलसल थकन थी। फिलहाल वो सब कुछ मुलतवी करके फूफो ज़ाहिदा के यहाँ पहुँच गए, जहाँ उसे मेहताब की शादी की इत्तला मिली। अब उसका यहाँ एक पल भी ठहरना मुश्किल था। अगली ही फ्लाइट से वो लाहौर पहुँच चुकी थी। अपने साथ हो जाने वाली तमाम ज़्यादतियों के हिसाब को उसने फ़िलहाल पसे पुश डाल दिया था। घर पहुँचते उसने मेहताब के लत्ते लिए। मुझे बताए बगैर शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी। मुझे कराची वालों से पता न लगता तो तुम तो पिया देश पे सुधार चुकी होती। लाज की शादी तो वैसे ही हम अटेंड नहीं कर सके थे, तुमने भी चुपचाप भागने की ठान ली। और हाजिर तो लगता है ज़रूर कोर्ट मैरिज करेगा। क्या हम सब बहन भाई सिर्फ अपनी अपनी शादियाँ अटेंड करेंगे, एक दूसरे की नहीं? अजीब नसीब है हमारे। महताब के चेहरे पे शर्मीली मुस्कुराहट थी। उसका झिंपा झिंपा रूप उसे कितना दिलकश बना रहा था। भाग भाग कर उसके काम करने वाली मासूम सी महताब आज मामूल की निस्बत कदर मुख्तलिफ और प्यारी लग रही थी। कौन लोग हैं? क्या सिलसिला है? जल्दी से बताओ तो सही। इतनी जल्दी भी क्या है? आजिर भाई यही हैं, सब कुछ बता देंगे। यानी बन्नो तुम कुछ नहीं बताओगी? अब्दुल खालिक मामू का बेटा है यासिर, उसका प्रपोज़ल आ रहा है। उस पुलिस इंस्पेक्टर का? मारूफ ने नाक चढ़ाई। हाँ, तुम्हारी वालदा तो बहुत खुश होंगी। जाहिर है उनका चहेता भतीजा यासिर, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। मामू ममानी को बहुत जल्दी हो रही थी। उनका ख्याल है कि सिर्फ निस्बत तय होने से ही यासिर का प्रमोशन हो गया तो शादी के बाद तो यासिर बेताज बादशाह बन जाएगा। मारूफ ने जलकर लुकमा दिया। महताब हंसने लगी। यानी तुम मरते मरते भी कुर्बानी देने से बाज नहीं आई। वो अपने जूतों के तस्मे खोलने लगी। बाय द वे तुम्हारी वालदा है कहाँ? आजिर भाई के साथ शॉपिंग के लिए गई हुई है। व्हाट? मारूफ को झटका लगा। अभी आने वाली हैं, देख लेना। मेरा तो ख्याल है कि मैं अपनी शक्ल गुम ही कर लूँ तो बेहतर है, ख़ुसूसन तुम्हारी शादी तक। तुम खैरियत बाखैरियत अपने घर की हो जाओ, मैं बाद में निपट लूँगी। लाज की भी शादी के बाद ही मेरी पिटाई हुई थी। वो अपने जूते उठाकर तेज़ी से अपने कमरे की तरफ भागी थी कि रास्ते में ही उसे ठटक कर रुकना पड़ा। आजिर और मुमताज़ बेगम मुलाजिम के हमरा ढेर सारे शॉपर्स उठाए घर में दाखिल हो रहे थे। अच्छा हुआ मारूफ तुम भी आ गई, हम कुछ ज्वेलरी लेकर आए, ज़रा पसंद तो करो। आजिर ने उसे देखते ही कहा, लेकिन उसकी निगाहें माँ के चेहरे पे मरकूज थी। बरसों बाद उसने माँ के चेहरे पे ऐसी खुशी की लहर देखी थी। वो अपने लाए हुए शॉपर्स को मेज़ पे रख रही थी। आजिर सदीक से कहो बाकी सामान भी यहीं ले आए। महताब, महताब कहाँ हो तुम? महताब सामने आ गई। ज़रा ये सारा सामान चेक करो, ठीक है ना? कमाल करती अम्मी आप भी, यानी उसकी शादी और यहीं चेक करे। मारूफ से कहिए ना, वो कब काम आएगी? मुमताज़ ने मारूफ की तरफ देखा। मारूफ अपनी इज़्ज़त अफजाई के लिए हमतन गोश थी। मुमताज़ ने पहले उसके हुलिये पे निगाह डाली, फिर आजिर से मुखातिब हुई। अगर ये हम में घुलना मिलना पसंद करती है तो हमें क्या एतराज़ है? मारूफ के अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन दूसरे पर उसने खुद को समेट लिया। मैं महताब की शादी में कोई नज़मी नहीं होने दूंगी। वो सोचते आगे बढ़े। क्या लेकर आए हो? आजिर उसे ज्वेलरी दिखाने लगा। बहुत अच्छी है, उसने सादगी से कहा। महताब मैं थक गई हूँ, मुझे एक कप चाय का तो बना दो। तभी मुमताज़ बेगम बोली। महताब उठने लगी तो मारूफ ने उसका हाथ दबाया। मैं लेकर आती हूँ चाय, तुम यहीं बैठो। मारूफ उठकर किचन में चली गई। कल वो ग्रे साड़ी ज़रूर लेनी है, मुझे बहुत पसंद है। आप साड़ी पहनेंगी? आजिर ने शगुफ्तगी से पूछा। क्यों, क्या मुझ पे साड़ी नहीं जचेगी? वो थोड़ा सा झिझकते हुए बोली। क्यों नहीं अम्मी, खासी सोबर और नफीस साड़ी है, ज़रूर लीजिए। आजिर ने उन्हें कंधों से थामते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। मारूफ ने यह मंजर किचन में से देखा था।
शादी की तैयारी में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। जब अचानक एक दिन उसे जुनैद का दिया हुआ पार्सल याद आया तो उसने अपना सर पीट लिया। आज उसने बामुश्किल वक्त निकाल ही लिया था कि उसकी अमानत ज़रूर पहुंचा कर आएगी उसके बताए हुए एड्रेस पे। जब वो उसके घर पहुंची तो उसके घर में सभी मौजूद थे, यानी जिनका उसने जिक्र किया था। घर में खुशहाली नज़र आ रही थी। नया फ्रिज, मोटरसाइकिल, घर में नया पेंट, सहन में नया लगा वाटर पंप और पानी की टंकी, सहन का नया फर्श, बैरूनी आईनी दरवाज़ा, अंदर कमरे से टीवी की आवाज़ भी आ रही थी। उसके वालिद शायद खबरें देख रहे थे। अधेड़ उम्र औरत जो बाकी यकीनन माँ थी, अच्छे साफ सुथरे लिबास में छोटी सी बच्ची को चुप करा रही थी जो यकीनन उसकी नवासी होगी। एक माजूर लड़की पाँव से लंगड़ाते हुए सेन से खिलौने इकट्ठे कर रही थी। एक और माजूर बच्ची कमरे से निकल रही थी जबकि 2 खवातीन किचन में थी। आपको किससे मिलना है? अधेड़ उम्र औरत ने मारूफ को खामोश पाकर बिलाखिर खुद ही पूछा। वो जल्दी संभल गई। ये आप लोगों का पार्सल है, जुनैद ने भेजा है। क्या? जुनैद ने भेजा है? औरत ने बेचैनी से पूछा। जुनैद का नाम उसके लबों से क्या निकला? सारा घर लम्हे में उसके पास जमा हो गया। आपको जुनैद कहाँ मिला? जुनैद है कहाँ? हमें तो कुछ बता कर नहीं गया। क्या काम करता है? कब वापस आएगा? वो ठीक तो है ना? आप उससे मिलकर आ रही हैं, वो कब वापस आएगा? चारों तरफ से बेशुमार सवालों ने मारूफ को चकरा दिया। देखिए, मुझे इन सब बातों का नहीं पता। फिर आप उसे कहाँ मिली? मैं और वो एक ही कंपनी में काम करते थे। प्लीज़ हमें भी उसका कुछ अता पता बता दें, हम उससे बात करना चाहते हैं। कितने दिन हो गए हैं उनकी सूरत देखे हुए। उसे बाप से ही तो नाराज़ी थी, हमसे क्या नाराज़ी है? वो हमें ख़त भी नहीं लिखता। यहाँ तो हमसे बहुत प्यार करता था। माजूर बहनें और माँ रो रही थी। उसकी माँ और बहनें उसे कितना चाहती थी। मारूफ को जुनैद की किस्मत पर रश्क आने लगा। इतने ही जुनैद के वालिद भी अंदर से निकल और कदरे करारे अंदाज में बोले, मेहमान को बिठाओ तो सही, या खड़े खड़े ही तफ्शीश होगी। एकदम सबको उसे बिठाने और फिर खातिर तवाज़े का ख्याल आया। मारूफ ने बताया कि वो वहाँ से नौकरी छोड़ चुकी है। बहरहाल वो खैरियत से है, लेकिन ये नहीं पता कि उसका कब तक आने का इरादा है। फ़िलहाल उसका कोई इरादा नहीं। क्या उसने शादी कर ली है वहाँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अलबत्ता उसने अपनी बहन की शादी के लिए ये तोहफ़ा भेजा था। 8 माह से भेज रहा है वो। हमें अब कुछ नहीं चाहिए। उससे कहो वापस आ जाए। खुदा के वास्ते हमें उसका कोई अता पता बता दो। ये माँ थी जो बुरी तरह तड़प रही थी। क्या सबकी माएँ अपनी बच्चों की गैर मौजूदगी में ऐसे ही तड़पती हैं? उसने दिल गिरफ्तगी से सोचा, अगर उसने मुझसे कोई रब्ता किया तो मैं ज़रूर आप लोगों के बारे में उसे बता दूंगी। फ़िलहाल मेरे पास उसका कोई एड्रेस नहीं है। फिर कुछ देर बैठकर वो वहाँ से आ गई थी और आज रात उसने जुनैद को मिस कॉल दी तो जुनैद ने उससे रब्ता किया और उसने तमाम सूरत हाल उसके सामने रख दी। जुनैद खुश तो था, लेकिन माँ की ममता पे उसका दिल भी तड़प उठा था। उसे अपनी माजूर बहनों से बहुत प्यार था, लेकिन अब या तो वो उन्हें प्यार दे सकता था या सिर्फ दौलत। मैं सोच रही थी, बहुत दिन हुए लाज इधर नहीं आई। उसे शादी की कोई खबर भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उसे शादी भी नहीं बुलाएंगे? मैं अम्मी की वजह से सोच रही थी। जब उन्हें मुझे देखकर कुछ नहीं हुआ तो लाज को देखकर भी कुछ नहीं होगा। पर इससे हमारा कोई राब्ता नहीं है। अगर वो इन दिनों में आ जाती तो कितना अच्छा होता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद सुबह उसके घर जाऊंगी और उसे तुम्हारी शादी का न्योता दे कर आऊँगी। अब तुम सो जाओ, ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कल तुम्हें पार्लर में भी ले जाऊँगी। किचन में रह रहकर तुमने सारी स्किन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। शादी से पहले तुम्हारे 2 फेशियल होना ज़रूरी है। वो कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। राज उसे अपने घर में देखकर बेइंतहा खुश हुई और फिर उससे बड़ी खुशी के महताब की शादी हो रही थी। वो राज की सास से पहली बार मिली थी और नंद से भी। उसे वो दोनों ही बहुत मिलनसार लगी। माँ वो जुनैद की बड़ी बहन को सोबिया को वहाँ देखकर ठटक गई। फिर उसे ख्याल आया कि जुनैद ने बताया था कि उसकी बहन माजूर औरत की गवर्नेस है। आप यहाँ कैसे? सोबिया ने सवाल करने में पहल की। मैं राज की बहन हूँ। ओह अच्छा, मैंने इससे पहले आपको यहाँ देखा नहीं था। मैं इससे पहले यहाँ आई भी नहीं थी, मारूफ ने शगुफ्तगी से कहा। आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हैं? पहले से तो नहीं, अभी कल ही तारुफ हुआ है, मारूफ ने बताया। दरअसल भाई जहाँ नौकरी करता है ये भी उस कंपनी में काम करती थी। भाई के तवज्जुह से ही हमारा तारुफ हुआ था। सिद्रा को हैरत हुई कि मारूफ भी मुलाजमत करती है और वो इस हैरत का इजहार करने से न रह सकी। कब से नौकरी करती हो? राज को इस सवाल से अजीब सी सबकी महसूस हुई थी, जबकि मारूफ ने उस सवाल को मामूल के अंदाज में लिया था। अभी कुछ ही अर्सा कबल मैंने एयर होस्टेस की मुलाजमत ज्वाइन की थी, वो भी शौकिया। दरअसल मुझे फारिग बैठना अच्छा नहीं लगता। उधर से ही मैं शोबिज़ में चली गई। एमए करने के बाद मेरा मास्टर्स का इरादा था, लेकिन पढ़ाई से जी उब गया। सोचा कि ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। जब उधर से उब जाऊंगी फिर तालीम के शोबे में कुछ करने का सोचूंगी। वैसे आपस की बात है, मुझे किताबों से इतनी रग़बत नहीं और ना थी। ये तो बस मैं इन दोनों को वजह से पढ़ती चली गई कि लोग क्या कहेंगे। छोटी बहनें पढ़ लिख गई और बड़ी ने कुछ भी नहीं किया। अब इसकी शादी हो गई या दूसरी की भी हो जाएगी। यूँ समझिए मेरे सर से तो बला टली। मेरा मतलब है पढ़ाई की, और अब जी करेगा तो पढ़ूंगी, वरना ऐश ही ऐश है। कंदील और सिद्रा को वो लाज की निस्बत बहुत ही मुख्तलिफ और दिलचस्प लगी। अच्छा अब चलती हूँ, कल सवेरे हाजिर तुम्हें लेने आएगा। सामान बांध कर रहने के लिए चली आना।
तैमूर भाई घर पर ही हैं, उनसे नहीं मिलेंगी? कंदील ने शगुफ्तगी से कहा। मारू को एकदम तैमूर से पहली मुलाकात याद आ गई। क्यों नहीं, अगर कोई मिलवाएगा तब। इशारा लाज की तरफ था। क्यों नहीं, मैं बुलाती हूँ तैमूर को, सिद्रा ने मुलाजिम को आवाज़ दी। दरअसल आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए घर आ गया था। ये इत्तेफाक ही है कि वो इस वक्त घर पर है, वरना हम तो उसकी 8-8 दिन सूरत देखने को तरस जाते हैं। रहने दीजिए, फिर मैं उनसे वहीं मिल लूँगी जहाँ वो हैं। लाज, मारू को कमरे में ले जाओ। लाज उसे अपने साथ ले गई। अस्सलाम वालेकुम, उसने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तैमूर अपने बिस्तर पर नेमदराज किसी किताब का मुतालिया कर रहा था। लाज के हमरा एक खुश शक्ल लड़की को देखकर चौंका और फिर किताब बंद करते हुए सीधा होकर बैठ गया। कैसी तबीयत है आपकी? तैमूर ने लाज की तरफ देखा, फिर उसे एकदम ख्याल आया ये मारूख है जिसके तवज्जुद से उसकी लाज से मुलाकात हुई थी। आइए बैठिए, वो पुरतपाक अंदाज में बोला। तो मारूख हंस पड़ी। शुक्र है आपको याद तो आया। क्यों नहीं, आपसे मुलाकात कोई मामूली तो नहीं थी, उसने की नखियों से लाज की तरफ देखते हुए कहा। मारूख लाज के साथ ही सोफे पर बैठ गई। क्या कर रही हैं आजकल आप? खुदकुशी के अलावा सब कुछ, वो बरजस्ता खिलखिलाई। तैमूर भी मुस्कुरा दिया। गुड, ये सबसे अच्छा काम कर रही हो। और आप सुनाइए, आपकी तबीयत को क्या हुआ? बस मामूली सा ज़ुकाम है, सर भी भारी हो रहा था, इसलिए घर चला आया। वैसे भी औरंगज़ेब जब अस्पताल को फुल टाइम दे रहा होता है तो मैं दानस्ता ऐसे बहाने तलाश कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में वो और भी अच्छा काम करे। आप सुनाइए, आज आप इधर का रास्ता कैसे भूल गई? मैं लाज से मिलने आई थी, साथ ही पैगाम देने कि महताब की शादी हो रही है, वो आकर कुछ काम निपटा ले। अच्छा, महताब की शादी हो रही है? तैमूर एकदम संजीदा हो गया। क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, मुझे एकदम आपकी मदर का ख्याल आ गया था। वैसे तो आजकल वो बहुत बेहतर है, लेकिन ख्याल रखिएगा ये बात जहन से ना निकले, वो मरीज़ा ही है। जितनी देखभाल महताब कर चुकी, उन्हें अब भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत है और ये जिम्मेदारी अब बाप पर आयद है। मारूखी एकदम संजीदा हो गई। उसके लिए तो ये एक आजमाइशी सफ़र का आगाज़ होने वाला था। लाज अलहदा दिल में परेशान हो रही थी कि महताब की शादी के बाद क्या हालात होंगे। मारू की जज्बाती और सीमा फितरत से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। मारू को खामोश पाकर तैमूर ने लाज को मुखातिब किया। अरे भाई, कुछ खातिर तवाज़ु भी होगी या खाली बातें ही होती रहेंगी? अरे नहीं तैमूर भाई, मारूफ बेसाख्ता बोली। आपकी मदर ने ना सिर्फ मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की है, बल्कि बहुत ही अच्छी कंपनी भी दी है। यू आर वेरी लकी। आपकी मदर वाकई बेहतरीन माँ है और आपकी मुकम्मल शख्सियत इसी बात का सबूत है। तैमूर ने बगौर मारूफ की तरफ देखा। एक बात कहूँ मारूफ, वो बिस्तर से निकल आया। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसके अंदर किसी न किसी चीज़ की तशनगी ना हो, और ये तकसीम कुदरत की तरफ से होती है। इंसान इसके आगे बेख्तियार है। हो सकता है मेरी ज़ात में भी कोई खला हो, लेकिन मैंने उसे छुपा रखा हो, इसलिए कि मेरी शख्सियत बदसूरत ना नज़र आए। आफ्टर ऑल खूबसूरत नज़र आना हर इंसान की कमज़ोरी होता है। मारूफ ने देखा मलेशिया कलर के कमीज शलवार में वो कितना खूबरू लग रहा था। गो के लाज मुकम्मल हुस्न की मालिक थी, लेकिन तुम उसके सामने ऐसे दब रही थी जैसे चांद की रोशनी में नन्हे सितारों की चमक मानिद होती है। मारूफ ने भी महसूस किया लाज का हुलिया भी अबतर सा था। इतना शानदार जीवन साथी और उस पर उसका इतना रूखा सा अंदाज। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे बातों में मेरे सारे ही काम रह जाएं। लाज के रवैये से उसे थोड़ी घुटन सी महसूस होने लगी थी, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी थी, कम हिम्मत। लेकिन इस वक्त क्या उसे अब भी ऐसा ही होना चाहिए? वो खुद से सवाल करते हुए गाड़ी में बैठ गई। अभी मारूफ को घर से निकले चंद लम्हे ही हुए थे कि कुल्लू ने उसे आकर बताया कि कोई उससे मिलने आया है। वो किचन में थी। कौन आया है? पता नहीं जी कौन है, बहरहाल मैंने ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। बेगम साहिबा ने कहा कि साहब को भी बता दो। गुल्लू कहते हुए बाहर निकल गया। वो ट्राली वहीं छोड़कर बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। वकास अहमद बड़े सताइशी अंदाज में खूबसूरत और वसी ड्राइंग रूम का जायज़ा ले रहा था। तुम यहाँ? वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। वकास भी उसे देखकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, वो लर्ज़ते लहजे में गिड़गिड़ाई। तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। प्लीज़ वकास, खामोश हो जाओ। डॉक्टर तैमूर घर पर ही हैं। तो फिर तुम्हें किस चीज़ का धड़का है? मुझे उसने खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा और डॉक्टर तैमूर का सामना हो। यही तो चाहती थी तुम, तभी तो मैं चला आया, वरना मुझसे राब्ता यूँ बिन बताए मुनक़ता ना करती। वकास, मैं सारी मजबूरियाँ तुम्हें बता दूँगी। राज, मैं यहाँ तुम्हारी मजबूरियाँ सुनने नहीं आया हूँ, मैं तो देखने आया हूँ। आखिर क्या है डॉक्टर तैमूर में जिसने तुम्हें मुझे भुलाने पे मजबूर कर दिया? घर तो बहुत आलीशान है, नौकर चाकर भी खूब रखे हुए हैं, बाइक गाड़ी भी महंगी तरीन खड़ी है। तुम्हें तो माजी को सोचने की फुर्सत भी नहीं होगी। तुम्हारे तो खूब नाज उठाता होगा। तुम्हारे जैसी कम उम्र और खूबसूरत बीवी जो मिल गई है उसे। अब वो चटाक एक ज़ोरदार तमांचे ने उसका मुँह बंद कर दिया। नाउ यू गेट लॉस्ट। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। राहत थरा कर रह गई। अलबत्ता वकास ने मुस्कुराकर तैमूर की तरफ देखा।
आप इस वक्त जज्बात से काम ले रहे हैं, अकल से नहीं। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, समझे तुम? तैमूर घर आया। तैमूर साहब, लाज मेरी है और मेरी ही रहेगी, यकीन आए तो वो तुम्हारे सामने। तैमूर ने उसका गिरबान पकड़ लिया। लगता है तुम्हें अपनी जान अजीज़ नहीं है। तैमूर ने उसका गिरबान दबोच लिया। वकास का सांस घुटने लगा। उसने तैमूर के हाथ पकड़ लिए। ये सब कुछ मुझे भी करना आता है डॉक्टर साहब। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मेरी बहुत कीमती चीज़ आपकी मलकियत में, और मैं नहीं चाहता कि हम में किसी का भी नुकसान हो। अच्छा, तैमूर ने उसका गिरबान छोड़ दिया। अच्छा, फिर हमला करो मुझ पर। कम ऑन, किल मी। मरने और मारने की बातें छोड़िए डॉक्टर, और फैसला कीजिए कि लाज किस। अब अगर तुमने अपनी गंदी ज़बान से मेरी बीवी का नाम लिया तो तुम यहाँ से अपने पाँव पे 4 कांधों पे जाओगे। मेरी बर्दाश्त की इतनी ही हद थी और वो अब ख़त्म हो चुकी है। या तो तुम सीधी शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस अभी आकर तुम्हें सही ठिकाने पे पहुँचा देगी। तुम मेरे घर में खड़े हो, जो मैंने इतना भी लिहाज किया, वरना तुम जैसों से निमटना मुझे खूब आता है, जो आशिकी का ढोंग रचाते हैं। आइंदा इस घर का रुख ख्वाब में भी ना करना। लाज मेरी बीवी है, मेरी गैरत है, मेरी अना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ हो जाए जो तुमने सोचा भी ना हो। वकास ने लाज की तरफ देखा। वो खौफ से लट्ठे की मानित सफ़ेद पड़ गई थी। तैमूर ने लाज को घूर कर देखा तो उसका रहा साथ दम भी जाता रहा। तुम यहाँ क्या खड़ी हो? अंदर जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? दूसरे पल लाज अपने लर्जते कामते वजूद को घसीटते हुए अंदर गायब हो गई। वकास का दिमाग भग से उड़ गया। उसे तो कुछ तो बोलना चाहिए था। क्यों उसने खामोशी इख्तियार की? अगले ही पल वो तैमूर के घर से निकल गया। जाते जाते उसने तैमूर से कहा था, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा डॉक्टर तैमूर। अब ये मेरी भी अना और ज़िद का सवाल है। तुम लाज को यरमगाल नहीं बना सकते। लाज मेरी मोहब्बत थी, लेकिन जब वो मेरी ज़िद बन गई, और ज़िद आदमी से सब कुछ करवा लेती है। तैमूर गमो गुस्से की कैफियत में वही सर पकड़ कर बैठ गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे, और ये सब लाज की वजह से हो रहा था। वो झटके से उठा और सीधा अपने कमरे में पहुंच गया। लाज खुद परेशान थी कि वकास ने ऐसा क्यों कर लिया। माना कि उसे बहुत जल्दी है, लेकिन वो ऐसे नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल करेगा, उसके गुमान में भी नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो लाज उसे देखकर सहम गई। उसे मेरे घर का पता किसने दिया? वो लाज पे बरसा। मैं नहीं जानती। तुम्हारा उससे दिन रात का राब्ता था। चुप रही। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसने लाज को झंझोड़ डाला। यहाँ तक आने का उसमें हौसला नहीं हो सकता था। ये सब तुम्हारी हौसला अफजाई का नतीजा है। तैमूर की आवाज़ बुलंद थी। तुम अच्छा नहीं कर रही हो लाज। कहीं ऐसा ना हो ये खेल मौत का खेल बन जाए और इस सब की जिम्मेदार तुम होगी। उसी असना में कमरे का दरवाज़ा बजा। तैमूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने सिद्रा को बेचैन पाया। मम्मी आप? तैमूर ने परेशानी से माँ की जानिब देखा और वहीं दो जानों उनके सामने बैठ गया। मैं कुछ भी कहने सुनने के काबिल नहीं रहा हूँ। मेरी वजह से ये घर में गैर महफूज हो गया है। मेरे घर में एक जवान बहन भी है। ऐसे लोगों ने हमारे घर आना शुरू किया तो ये सब सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी। बेटे को बिखरा हुआ पाकर सिद्रा के आंसू छलक पड़े। उन्होंने देखा लाज एक तरफ कोने में चिपकी खड़ी थी। ये लड़की मेरे बेटे की पसंद थी। अगर ये मजलूम है तो फिर जालिम कौन है? सिद्रा ने बेटे के सर पर हाथ रख दिया। तू नहीं बेटा, ये लड़की इन सब तकलीफ़ों की जिम्मेदार है। तेरे साथ धोखा हुआ है। तू तो मजलूम है बेटा। तू किस बात की माफ़ी मांग रहा है? अगर ये समझती है कि तेरे साथ अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, इसे यहाँ खुशी और सुकून मैसर नहीं, तो तू इसे आज़ाद कर दे बेटा। इसे आज़ाद कर दे। अगर वो घर पे आकर धमकी दे गया है, कल को इंतहाई कदम भी उठा सकता है। मुझ में सब कुछ गंवाने का हौसला नहीं है। मैंने बहुत कुछ छोड़कर सिर्फ तुम लोगों को हासिल किया था। तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। वैसे भी अल्लाह का फरमान है, जब तुम अपनी बीवी की गैर इखलाकी हरकत देखो तो उसे इस बात से रोको। अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना उससे अलहदगी इख्तियार कर लो। हम इज़्ज़तदार लोग हैं बेटा। हमें नहीं पता था, हम गंदगी का ढेर उठा लाए हैं और अब उसकी बू सारे मोहल्ले में फैलेगी और होते होते हमारी रुसवाई पूरे शहर में फैल जाएगी। नहीं बेटा, ये हमारे बस का रोग नहीं। तूने हमेशा मेरी बात मानी है, अब भी मान ले। न जाने इनके ताल्लुकात किस हद तक थे जो नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मैं तेरे लिए अच्छी सी लड़की तलाश करूँगी और अब मैं हसीन सूरत नहीं, हसीन सीरत वाली लड़की तेरे लिए लाऊंगी, जो सिर्फ तेरे लिए होगी। सिद्रा के लफ्ज़ थे या पत्थर, लाज की रूह को लुहान कर रहे थे। वो जैसे किसी दलदल में धंसती चली जा रही थी। आप खुद को संभालिए, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। तैमूर माँ को दिलासा देकर घर से निकल गया और सबसे पहले वो इंस्पेक्टर खावर अली के यहाँ पहुँचा, जिसे सारी सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी था। खावर अली तैमूर का क्लास फेलो भी था और अच्छा दोस्त भी। उसने सबसे पहले सिक्योरिटी का ही मशवरा दिया। मुझे अपने रब पे पूरा तवक्कुल है। मैं अपने रब की मेहरबानी से अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। घर में कमज़ोर ख़वातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारी मदद लेना पड़ी। खावर ने उसे यही मशवरा दिया कि वो वकास के खिलाफ़ FIR दर्ज करा दे। वो घर आकर धमकी देकर गया और ये मामूली बात नहीं है। फ़िलहाल उसे खुला ही रहने दो। मैं देखना चाहता हूँ वो क्या कर सकता है। पुलिस स्टेशन से आने के बाद वो कुछ मुतमईन हो गया था। सब वो अस्पताल चला गया जहाँ मरीज़ उसके मुंतज़िर थे। औरंगज़ेब फारिग हो चुका था, उसे घर जाने की जल्दी थी। तुम ऐसा करो, मेरी गाड़ी में घर चले जाओ। डॉक्टर ईशा करवानी तो न जाने कब तक वापस आएंगी। वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगी।
और औरंगज़ेब जैसे गाड़ी वर्कशॉप में होने के बायस टैक्सी में अस्पताल आना पड़ा था। सुकून का सांस लेते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर चल पड़ा। फ़ोन की घंटी मतवातर बज रही थी और फ़ोन रिसीव करते ही तैमूर उछल पड़ा। खबर थी या बम धमाका? औरंगज़ेब की गाड़ी बम ब्लास्ट का शिकार हो गई थी। तैमूर तेज़ी से जाए वकुआ की तरफ भागा। हादसा हॉस्पिटल से थोड़े ही फासले पे हुआ था। लम्हों में अफरा तफरी फैल गई। डूबती उभरती सांसों के हमरा लहूलुहान से औरंगज़ेब को अस्पताल लाया गया। औरंगज़ेब की हालत देखकर तैमूर की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बुरी तरह करा रहा था। घर में ये खबर पहुंची तो एक क़यामत बर्पा हो गई। कंदील की चीखें और सिदरा क्या हो बकाने पूरे घर में गूंज रही थी। लाज खुद इस हादसे पे पागल होने को थी। वो सिदरा और कंदील को संभालती या खुद को? इसे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ था कि दुख और गम क्या होता है। लाज ने अपने आंसू साफ किए। उसे कंदील पे बेहद तरस आ रहा था और सिदरा, उनकी हालत कंदील से भी ज़्यादा काबिल रहम थी। वो मुजरिम नहीं थी तो कौन था? या अल्लाह, औरंगज़ेब को कुछ ना हो। वो दिल में अपने रब के हज़ूर दुआ गो थी, लेकिन उन दोनों को संभालना उसके बस का रोग नहीं था। वो उनके मुकाबले में मुकम्मल शख्सियत की मालिक थी। हर नेमत उसे हासिल थी, फिर भी उन्हें हौसला नहीं दे सकती थी, इसलिए वो खुद मुजरिम थी। वो सिर्फ रिश्तों से ही तो महरूम थी जो उसे खुदावंद ने अता भी कर दिए थे, लेकिन वो तो ऐसी नेमतों से महरूम थी जो उन्हें ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में नहीं मिल सकती थी। कितना बड़ा जुल्म किया है, कितना बड़ा जुल्म किया लाज तुमने हम पर। सिदरा बुरी तरह तड़प रही थी। मैं उस जुल्म का मदावा करूँगी। उसके अंदर आग भरने लगी। मैं वकास से मोहब्बत की मुतमनी थी, नफ़रतों की नहीं। और क्या ये सब वकास नहीं किया है? वो बार बार खुद से पूछ रही थी। हम लोग अस्पताल कैसे जाएंगे? कंदील नढाल थी। मैं लेकर चलूँगी तुम्हें अस्पताल। उसने अपने लर्ज़ते वजूद को संभालते हुए कंदील को दिलासा दिया। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सिदरा ने कंदील को अपने बाजुओं में समेट लिया। हम कमज़ोर और बेबस हैं तो क्या बेटी, अल्लाह तो हमारे पास है। तुम अल्लाह से दुआ करो, वो तुम्हारे दोनों भाइयों की हिफाजत करेगा। सिदरा दिलासा दे रही थी। लाज रोते हुए वहाँ से हट गई। सिदरा का एतमाद ही नहीं, मेहरबान माँ जैसी शफकत भी अब उससे दूर हो चुकी थी। वो अपने कमरे में जाकर बुरी तरह रो पड़ी। कंदील बदस्तूर सिदरा के बाजुओं में सिसक रही थी। तू मेरा सबसे कीमती असासा है कंदील। मैंने सलाहुद्दीन से तलाक सिर्फ़ और सिर्फ तेरी वजह से ली थी। जब तक मेरे बेटे थे मैंने उसके बहुत जुल्म बर्दाश्त किए थे, उसकी गैर इखलाकी हरकतों पे पर्दा पोशी भी की, लेकिन तेरे दुनिया में आने के बाद मैंने उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। मैं जब अपने शौहर से अलहदा हो सकती थी, तुम्हारी इज्जत की खातिर तो मैं इस गंदगी को कैसे अपने घर में रख पाऊँगी। 28 साल के बाद आज फिर मेरे घर में क़यामत टूटी है। तब मैंने अपनी टांगें और अपनी बेटी की आंखें खराज दी थी। तब तो दुनिया में भी नहीं आई थी। मेरे हादसे ने तुझे ज़िंदगी की रोशनियों से महरूम कर दिया। आज मैं कुछ नहीं दूंगी। मैंने सलाहुद्दीन की बहुत अजियतें बर्दाश्त की हैं। खुदा करेगा वो जहाँ भी होगा चैन से नहीं होगा। मेरे टूटे दिल की आह है ये, और ये भी, उन्होंने उंगली उठाकर लाज की तरफ इशारा किया, ये भी कभी चैन नहीं पाएगी, कभी सुकून नहीं पाएगी। उसी ने मेरे फूलों भरे आशियाने में आग लगाई है। लाज सिदरा की बद्दुआ पे कांप रही थी और सिदरा आंखों में आंसू लिए बाआवाज़ बुलंद दुआ गो थी। फ़ोन की घंटी बजी तो सिदरा के लब सिल गए। वो यकीन करना चाहती थी आया फ़ोन की घंटी ही बजी है या उन्हें वहम हुआ है, लेकिन वो फ़ोन ही था जो बज रहा था। कंदील और सिदरा बैक वक्त फ़ोन की तरफ चपटी थी। दोनों के दिलों की धड़कनें रुकने सी लगी थी। कोई भी ऐसी लर्जा देने वाली बात अचानक समातों से टकराने वाली थी कि वो सुनना नहीं चाहती थी। कांपते हाथों से सिदरा ने फ़ोन उठाया। मैं तैमूर बोल रहा हूँ। तैमूर, सिदरा की आह लबों से निकली। लाज लर्ज कर रह गई। मैं अस्पताल आना चाहती हूँ तैमूर। मेरा औरंगज़ेब कैसा है? सिदरा ने बेताबी से पूछा। औरंगज़ेब को उस वक्त ऑपरेशन के लिए ले जाया जा रहा है। आप उससे मिल नहीं सकती। सर पे गहरी चोट लगी है। ये कैसे हो गया? कौन था ये सब करने वाला? सिदरा तड़प कर बोली। औरंगज़ेब पे जानलेवा हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। शायद उसका टारगेट मैं था, लेकिन गलती से औरंगज़ेब उसका निशाना बन गया। पुलिस सरगर्म है, जल्द वो वैशी सामने होगा। फिलहाल आप खुद को संभालिए और कंदील को भी। मेरी बात कराई कंदील से। नहीं तैमूर, हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते, हमें अस्पताल बुला लो। अम्मी प्लीज़, इस वक्त हॉस्पिटल आकर आप क्या करेंगी? हम सबको आपके हौसले की ज़रूरत है। बस आप दुआ कीजिए और औरंगज़ेब का ऑपरेशन कामयाब हो जाए। यहाँ सब बड़े बड़े न्यूरो सर्जन आए हुए हैं और प्लास्टिक सर्जरी के स्पेशलिस्ट ईशा करमानी भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमारी मदद का पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। सुबह मैं आप लोगों को खुद लेने आऊँगा, ये मेरा वादा है। तैमूर का भारी लहजा मुस्तहकम ज़रूर था, लेकिन उसमें दुख की गहरी लहर हलकोरे ले रही थी। दरवाजे के करीब खड़ी लाज ये सब सुन रही थी। पर आखिर रात गुजर गई। किस तरह गुजरी उसकी गवाह सिदरा और कंदील की आंखें थी, गमगीन सूजी हुई हरासा आंखें। जब बहुत देर तक तैमूर नहीं आया और उसने फ़ोन पर भी कोई रब्ता न किया तो सिदरा ने ड्राइवर के हमरा खुद जाने का फ़ैसला किया। मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी, लाज ने बेचैनी से कहा। तो सिदरा ने बहुत हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर यह हैरत नागवारी में बदल गई।
मम्मी चलिए ना, पहले ही 9 बज चुके हैं, कंदील वाजदत बोली तो सिद्रा ने लाज को नज़रअंदाज कर दिया और कंदील के हमरा गाड़ी में बैठ गई। भाभी आ जाइए ना। कंदील ने लाज को मुतज़ब्ज़िब देखकर उसकी मुश्किल आसान की तो लाज झट गाड़ी में बैठ गई। औरंगज़ेब का ऑपरेशन रात ही को हो गया था और वो ICU में था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। तैमूर घर में फ़ोन मिला रहा था, तभी अचानक उन्हें देखकर ठिठक गया। लाज को देखकर उसका गुस्सा उतर आया, लेकिन उसने बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त से खुद को कुछ कहने से रोके रखा। वो माँ और बहन को हौसला देने लगा था। सिद्रा और कंदील उससे लिपट कर रोने लगी। औरंगज़ेब अब खतरे से बाहर है, बेहतर 72 घंटे के बाद उसे मुकम्मल होश आ जाएगा। हम उसे देखना चाहते हैं, कंदील से सकते हुए बोली। क्या करोगी देखकर, और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाओगी। ये सुनकर कंदील रोने लगी। काश मेरे इख्तियार में होता, मैं अपने भाई की तकलीफ़ को ख़त्म कर सकती। तैमूर उसे तसल्ली देने लगा। इसी वजह से उसे बार बार नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि उसे तकलीफ़ का एहसास ना हो। उसका तो सिर्फ जिस्म जला और मेरी रूह तक जल रही है। उसे चैन आ भी जाएगा तो मेरी रूह को करार नहीं आएगा और ये रूह तब तक जलती रहेगी जब तक ये दोनों वजूद इस आग में जल नहीं जाते। तैमूर की सुर्ख आंखें लाज पे टिक गई। फिर उसने माँ की तरफ देखा। आप इसे साथ क्यों लाई हैं? क्या तमाशा दिखाने की कोई कसर बाकी थी? हो सकता है ये सिर्फ हादसा ही हो। वो अब भी खुशगुमानी में थी। तैमूर ने जलती निगाहों से लाज की तरफ देखा। गोया अपनी मोहब्बत में कितनी कामिल और सादिक थी वो। दुआ करना ये वाकई हादसा हो। जिस शख्स ने औरंगज़ेब पे हमला किया था वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से औरंगज़ेब मेरी गाड़ी में मौजूद था। ये बात बिल्कुल आईने की तरह साफ है। एक शख्स मेरे घर में आकर मुझे मारने की धमकी देकर जाता है और फिर शाम को ही मेरी गाड़ी पर हमला हो जाता है, तो इस बात का क्या मतलब है? पुलिस उसे हिरासत में ले चुकी है, उसका रिमांड ले लिया गया है। चंद ही घंटे में वो एक बाले जुर्म भी कर लेगा। उस वक्त का सोचो लाज, तब तुम क्या करोगे और मैं क्या करूँगा? उसके साथ ही वो माँ की चेयर घसीटता वो आगे बढ़ गया। कंदील को उसने बाजू के हल्के में लिया हुआ था। मैं तुम्हारे लिए ये शर्ट लाई थी, देखना कैसी है। आयशा ने पैकेट खोलते हुए ब्लू और ब्लैक शर्ट जुनैद के सामने रखी तो जुनैद के चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। वो डपट देना चाहता था, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। बहुत अच्छी है, उसने शर्ट उठाकर देखते हुए कहा। अगर तुम इसे अभी पहन लो तो मेरी मेहनत और मोहब्बत दोनों ही वसूल हो जाए। आयशा उसके सामने बैठ गई। जुनैद ने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर उसकी लाई हुई शर्ट ज़ेब तन कर ली। आयशा को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर गुजरेगा। यकीन करो, कभी कभी तो तुम मुझे हैरान कर देते हो। उसने अपनी हैरत को छुपाया नहीं। क्या मैं इतना अनोखा लग रहा हूँ? जुनैद ने हैरान होकर पूछा। आयशा खिलखिलाकर हंस दी। छोड़ो इस बात को, ज़रा खुद को आईने में देखो। आपकी आंखें मेरे लिए किसी आईने से कम नहीं। मैं अपना सरापा इन हसीन आंखों में देख रहा हूँ। आयशा उसके अंदाज पे घायल हो गई। औरत का हुस्न है ही ऐसी चीज़, अच्छों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। ज़रा सोचो, जब तुम आए थे तब क्या थे और अब क्या से क्या हो गए हो? आयशा ने मखमूर लहजे में कहा। यह सब आपकी ज़रा नवाजी है, वरना बंदा तो इस काबिल नहीं था। जुनैद बेसाख्ता कह गया तो आयशा ठटक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? आपकी बातों का हम मतलब बताएं, ये गुस्ताखी नहीं तो और क्या है? वो धीरे से बोला तो आयशा उसे निसार होने वाली नज़रों से देखने लगी। फिर अदाए दिलरुबी से बोली, वैसे तो इस शहर में बहुत बड़े बड़े कमीने हैं, लेकिन तुम्हारी कमीनगी पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। क्या मतलब है आपका? अब की बार जुनैद ठटका। मुझसे पेच लड़ा के क्या तुम अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हो? आयशा का लहजा सपाट था। उसने अपनी हिफाजत के लिए मुझे रखा था, सो मैं ये काम दयानतदारी से अंजाम दे रहा हूँ। हमारे दरमियान ये तय नहीं हुआ था कि मैं अपने ईमान की हिफाजत भी साथ साथ करूँगा। बंदा बशरी हूँ, अपनों से दूर भी हूँ। ऐसे में एक हसीन दोस्त का साथ मुयस्सर आ जाए ज़िंदगी की ताजगी के लिए, और चाहिए भी क्या? क्या इस ताजगी को हमेशा के लिए तुम अपनी ज़िंदगी का मौसम नहीं बना सकते? आयशा ने लहजा बदल कर कहा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अपने मालिक की नमकख्वारी याद आ गई उसे खामोश पाकर। आयशा तंजिया बोली। जुनैद फिर भी खामोश रहा। सोच लो, ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। मैं तुम पे कोई आँच नहीं आने दूंगी। अगर तुम पकड़े भी गए तो मैं तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा वकील करूँगी। मेरे बहुत सोर्सेज हैं, मैं तुम्हें आज़ाद करवा लूँगी। फिर हम ये मुल्क छोड़ देंगे। तुम अपनी मर्ज़ी के मालिक होगे। सबसे बढ़कर तुम घर वालों से मिल सकोगे, अपनी माँ से, अपनी बहनों से। एक अमीर तरीन आदमी के रूप में तुम कब तक सलाहुद्दीन के खौफ का ताक़ुब करोगे? वो बूढ़ा तो अपने माजी के हसेब में जकड़ा हुआ है। वो तुम्हारी ज़िंदगी को यूं ही उजाड़ देगा। यकीन मानो, उसको कोई कत्ल नहीं करना चाहता। सब उसका वहम है। कोई पछतावा है, ज़मीर का बोझ है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करता है। यही ज़मीर का बोझ उसे लोगों की मदद करने पर उकसाता है। उसे इस तरह मकबूलियत भी मिलती है और सुकून भी। बूढ़ा अपनी ज़िंदगी गुजार चुका है, हमारी ज़िंदगी अभी बाकी है। सलाहुद्दीन के कदम जुनैद के कमरे के दरवाजे के बाहर ही रुक गए। आयशा और जुनैद की गुफ्तगू साफ सुनाई दे रही थी। आयशा की बात पे जुनैद ने कहका लगाया, मैडम आयशा कहो या मिसिस सलाहुद्दीन, आप कितने जतन कर लें, लेकिन मैं आपका हरगिज़ आलाकार नहीं बनूंगा। आप ज़िंदगी भर मुझ पे लाखों एहसान करें, तब भी वो एहसान जो सेठ सलाहुद्दीन ने मुझ पर किया था, मैं उसे फरामोश नहीं कर सकता। जब मुझ पे मरने या मारने का जुनून सवार था, तब सलाहुद्दीन बीच सड़क से मुझे यहाँ लाया था। जब मेरा गुस्सा
उतरा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या करने जा रहा था। मेरे सारे कीमती कागजात, डिग्रियां सब वहीं गिर गई थी। वीज़ा, पासपोर्ट मेरे पहले से ही जाली थे, वो सब। और मैं अकेला, मैं उसके चुंगल में निकलता भी तो ना जाने कहाँ भटकता फिरता, और मैं कुछ भी न था। मुझे कीमती बनाने वाले सलाहुद्दीन है। मैं तादमे मर्ग उसका एहसान नहीं उतार सकता। बेशक यहाँ मैं मजबूर हूँ और वो कुछ कर रहा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं जिन लोगों की खातिर आया था, उनकी ख्वाहिशात की तकमील इतनी जल्दी कर पाऊँगा, ये भी मैंने नहीं सोचा था। आज मेरे घर में खुशहाली है, दौलत की रेल पहल है। मुझे इससे आगे की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं यहाँ से अब तब ही जाऊँगा जब मैं इसका असल मुजरिम तलाश कर लूँगा। मैं एहसान का बदला इसी सूरत उतार सकता हूँ। मैंने सेठ साहब के एक कातिल का तो पता लगा ही लिया है। खूब। आयशा उसकी बात पे खिलखिलाई। मिस्टर जुनैद, साए कभी पकड़े नहीं जाते। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन साए शनाख्त तो किए जा सकते हैं, और वो साया शनाख्त हो चुका है। आयशा ने तेज़ निगाहें जुनैद के सरापे पे गाड़ दी। तुम कितने ही चलत्तर बन जाओ, मगर आयशा से आगे नहीं निकल सकते। मुझे तो तुमसे एक हिसाब और भी लेना है। शायद वक्त आ गया इस हिसाब का। जब उस पाकिस्तानी मॉडल ने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो तुमने ना सिर्फ लुत्फ लिया, बल्कि तालियां पीट कर उसे दाद भी दी। मुझे शक ही नहीं, यकीन भी है, मेरे आदमियों से अब बचाने वाले तुम ही हो, वरना वो इतनी आसानी से यहाँ से निकल ना पाती। क्या सोचने लगी? उसे खामोश पाकर जुनैद उसकी तरफ बढ़ा। सोच रही हूँ, जब इंसान तेज़ दौड़ता है तो उसकी निगाह सामने होती है या ज़मीन की तरफ? जाहिर है दोनों तरफ, लेकिन लगता है तुम्हारी निगाह सिर्फ सामने है, तभी तुम्हें ठोकर लगने वाली है। एक वीडियो कैसेट है मेरे पास। याद है वो रात जब तुम मुझे मेरे महल में ले गए थे? आह, मुझे वो लम्हे नहीं भूलते। मैं मदहोश थी, लेकिन तुम तो होश में थे। सलाहुद्दीन जब ये सब कुछ देखेगा तो क्या होगा? ये ब्लैकमेलिंग का नहायत ही घटिया तरीका है मिसेस सलाहुद्दीन। मैं तुम्हें ब्लैकमेल भला क्यों करूँगी? तुम्हारी तरफ तो मेरा हिसाब निकलता है ना, और आयशा कभी अधूरा हिसाब नहीं छोड़ती। वो मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। इतनी जल्दी भी क्या है मिसेस सलाहुद्दीन? अब जब हिसाब खुले ही हैं तो इत्मीनान से कर लेंगे। मेरे पास भी कुछ है आपको सुनाने के लिए। फिर उसने अपना मोबाइल ऑन किया और रिकॉर्डिंग सुनने लगा जो ताहाल उनके दरमियान हुई थी। दरअसल साइंस इतनी तरक्की कर गई कि अब कुछ भी इतना मुश्किल नहीं रहा। फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। अब बताइए सेठ साहब ये सुनकर क्या कहेंगे? वो तंजिया मुस्कुराया था। आपकी आमद मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्की है। गलती पर तो नहीं, आपको 2 रोज़ के बाद आना था। जुनैद ने सेठ सलाहुद्दीन से हैरत अमेज़ लहजे में इस्तफ़ार किया। हाँ, कुछ ऐसा ही था, मगर कुछ ऐसे काम आ पड़े जिनकी वजह से मैं आ गया। शायद तुम हमारे साथ होते तो हमें इतनी जल्दी ना आना पड़ता। अब तुम्हारी आदत सी हो गई, लेकिन तुम गैर कानूनी तौर पर मुल्क में आए हुए हो। मेरे साथ यहाँ से कहीं भी जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। बहरहाल तुम्हें छोड़कर जाते हुए इत्मीनान रहता था। तुम बाखूबी सारे काम संभाल लेते थे। अब तुम जैसा होनहार और मुखलिस शख्स मुझे शायद ही दूसरा मिले। मैं आपका मतलब नहीं समझा, जुनैद ने अचंभे से पूछा। जाहिर है तुम्हारा काम ख़त्म जो हो गया। हमारे दरमियान यही मुआहदा हुआ था कि तुम मेरे कातिल को पकड़ोगे, सो तुम कामयाब हो गए। ये तुम्हारा इनाम अब तुम्हारी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि तुम यहाँ काम करना चाहते हो या नहीं। जुनैद शशतर सा सलाहुद्दीन की तरफ देखने लगा, फिर खिसिया कर बोला, सेठ साहब मैंने तो अभी निशानदही भी नहीं की। मैंने तुम्हारी और आयशा की गुफ्तगू सुन ली है, इससे ज़्यादा मुझे किसी दलील की ज़रूरत नहीं। जुनैद को एकदम झटका सा लगा। अगर वो आयशा के साथ लफाजी करते करते आगे तक बढ़ जाता, जिस तरह के वो आयशा को एतमाद में लेकर यहाँ तक ले आया था, अगर बात मज़ीद बढ़ती तो सलाहुद्दीन आज उसे इनाम देने के बजाय कुछ और सलूक कर रहा होता, और आयशा जो उसे फंसाने की साजिश किए बैठी थी। जुनैद ने यकबारगी आसमान की तरफ देखा। वाकई अल्लाह नीयतों को देखता और दिलों के हाल से वाकिफ़ है। मगर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। मैं उस शख्स का सुराग लगाना चाहता हूँ जिसके साथ मिलकर ये साजिश होती रही है। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। मेरे महल में ऐसे बहुत से हैं जिनमें से कोई भी गद्दार हो सकता है, और गद्दार का इनाम सिर्फ गोली है जो उसे ज़रूर मिलेगी। तुमने निशानदही कर दी है, हमारे लिए बहुत है। इस वक्त बला की सफाकी सलाहुद्दीन के चेहरे पे थी। जुनैद ने एकदम झरझरी से ले, मैडम आयशा इस वक्त कहाँ है? वो झिझकते हुए बोला। उसकी फ़िक्र छोड़ो, वो बिल्कुल आराम से है, दुनिया जहाँ की तकलीफ़ों से बिल्कुल बेखबर। वो उसी सफाकी से बोला, क्या उन्हें भी गोली मार दी जा गई है? जुनैद ने डरते झिझकते हुए पूछा। नहीं, उसे अभी ज़िंदा रहना है। जब तक वो अपनी जवानी और हुस्न को मट्टी में मिलता नहीं देख लेती, उसे मौत से हमकिनार हम नहीं होने देंगे। अब तुम जा सकते हो, यखलक अजनबियत से बोला। तो जुनैद ने खामोशी में याफियत जानी। क्या मैं इसी वक्त से खुद को इस नौकरी से सबको दोष समझूं? उसे अचानक ख्याल आया, ये तुम्हारी मर्ज़ी पे मुनहसर है। आपको मालूम है मैं फ़ौरी तौर पर यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं गैर कानूनी तरीके से यहाँ आया हुआ हूँ। यहाँ गैर कानूनी तरीके से आए हो तो गैर कानूनी तरीके से जा भी सकते हो। इसमें परेशानी की क्या बात है? क्या हम तुम्हारा इतना सा भी काम नहीं करेंगे? सलाहुद्दीन थोड़ा सा मुस्कुराया तो जुनैद को कुछ हौसला हुआ। मेरे लिए इतना ताउन, इसकी कोई ख़ास वजह होगी?
वो बेतकल्फ़ी की राह हमवार करना चाहता था, इसलिए ज़रा सा मुस्कुरा कर बोला। सलाहुद्दीन ने उस पर निगाहें मरकूज़ की और फिर चंद सानियों से देखता ही रहा। जुनैद ने देखा उसकी आंखों में बेपनाह हसरत सी थी। मेरा बेटा होता तो आज वो तुम्हारे बराबर ज़रूर होता, खुद कलामी के अंदाज में सलाहुद्दीन ने ज़ेरे लब कहा। जुनैद ने उस कमज़ोर लहजे पे गिरफ्त के, क्या आपका कोई बेटा भी था? एक सकूत सा छा गया। जुनैद को उस सकूत से वहशत सी होने लगी और तभी वो पथराई हुई आंखें भीगने लगी। सलाहुद्दीन ने आंखों पे ग्लासेस चढ़ा लिए। तभी जुनैद ने एक पत्थर और मारा। मैंने सुना है आपके 3 बच्चे हैं। ये पत्थर साकिब जेल में भंवर साबित हुआ। तुम्हें ये सब कुछ आयशा ने बताया? वो तेज़ी से खड़ा हो गया। आपकी मिसेस से ज़्यादा आपके बारे में और कौन जान सकता है? उसने अपना दफ़ा करते हुए कहा। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। उसने जो कुछ तुम्हें बताया वो सब झूठ है। वो मकार औरत है। मैंने उसे पनाह दी थी, तहफ़्फ़ुज़ दिया था। वो क्या थी और मैंने उसे क्या से क्या बना दिया। हालांकि मैंने उसे निकाह में लाकर उस पर एहसान किया था। उसने मेरे साथ बेवफाई की। उसको बेचने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई था, आज जिसके बच्चों के लिए वो मरी जाती है। उसने हमसे बहुत गद्दारी की है। जब आपकी अपनी फैमिली पाकिस्तान में थी तो आपने एक ऐसी औरत से शादी ही क्यों की जो आपकी दौलत और शोहरत दोनों से ही फ़ायदा उठाना चाहती थी? आज उम्र के इस हिस्से में खुद को तन्हा महसूस करते हुए अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते? अपनों के बगैर ज़िंदगी गुजारना सहरा में ज़िंदगी गुजारने के मुतरादिफ है। आपने अपने लिए सरा का इंतखाब क्यों किया? सलाहुद्दीन जुनैद के पै दर पै सवालों से टूट सा गया। आज ज़िंदगी में बरसों बाद किसी ने उसे इस तरह टटोला था। चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तन्हा छोड़ दो। जुनैद ने तरहम से उसकी तरफ देखा और चुपचाप वहाँ से निकल गया। सलाहुद्दीन के होंठ कँपा रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता बुड़बुड़ा रहा था। ये मेरी तन्हाई किसी की बद्दुआ है, ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। उसने खुद कलामी किसी अंदाज में कहा। पापा हमें छोड़कर मत जाइए, हमें बहुत डर लग रहा है, हम दोनों भाई अकेले हैं। उसकी समातों में बेपनाह शोर उठा था। औरंगज़ेब और तैमूर बुरी तरह रो रहे थे। हमें मम्मी के पास ले चलो, तुम सदा महरूम रहोगे। सलाहुद्दीन, ये तुम्हारी माँ की बद्दुआ है। अम्मा जी के अल्फाज आज भी उसकी समातों में थोड़े बरसाते थे। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मेरे अंदर के खौफ ने, कमज़ोरियों ने और सबसे बढ़कर मेरे गुनाहों ने रास्ते कम कर दिए। न जाने किस हाल में होगी, सो उसकी बद्दुआएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं इस बाज़गश्त को छुपाने के लिए इतनी नेकियां करता हूँ, लेकिन सब रायगा जाती है। जैसे आयशा, जिसे मैंने एक नेकी समझकर अपना बनाया था, लेकिन वो उसकी बद्दुआ मेरे लिए अजाब, और ऐसे ही बेताशा अजाब जो मेरे गिर्द फैले हैं। मैं लोगों में मकबूल हूँ और अमीर तरीन भी, लेकिन एक गहरी दलदल में धंस चुका हूँ। तल्ख माजी एक खौफनाक असदे की तरह उसके हवासों पर सवार हो चुका था। और ये है इसकी 5वीं एपिसोड। अब इसका माजी बताया जाएगा सलाहुद्दीन का, कि कैसे उसकी फैमिली थी, वो कैसे अपनी फैमिली से बिछड़ा, या क्या उसने किया जिसकी वजह से वो दुबई में रहने लग गया, और फिर वो एक कामयाब बिजनेसमैन कैसे बना, या मतलब जो भी अमीर आदमी बना कैसे बना। तो ये सारा देखेंगे हम अगली एपिसोड में, बल्कि पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे अगली एपिसोड में। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी 6ठी एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।